1966 में एक जापानीज फिल्म आई थी, द फेस ऑफ अनदर। एक इंसान है जिसका चेहरा जला हुआ है। नॉर्मल लोगों जैसे रहने के लिए एक पट्टी जैसा मास्क लेकर आता है, खुद का चेहरा ढकता है और एक शेडी पर्सनैलिटी तैयार करता है। फिर वो एक लड़की से मिलता है। लड़की के गाल पर घाव का एक निशान था। लड़की उस इंसान की मदद करती है कि वो इंसान समाज का सामना कर पाए। इस फिल्म का एक डायलॉग है, सम मास्क्स कम ऑफ, सम डोंट। ऐसे ही 2006 में एक फिल्म आई थी, ऑफ साइड। कुछ ईरानी लड़कियां हैं जिन्हें फुटबॉल बेहद पसंद है। ईरान और बहरीन के बीच फुटबॉल मैच था। लड़कियां मैच देखना चाहती थीं, इसलिए लड़कों की तरह कपड़े पहनकर पुलिस से बचते हुए अंदर जाने की कोशिश करती हैं। फिल्म उस दौर की है जब ईरान में लड़कियों को स्टेडियम में जाने की परमिशन नहीं थी। फिल्म की सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें कई सीन ईरान और बहरीन के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच के हैं। पहली फिल्म यह समझने में मदद करती है कि नकाब कितने मुश्किल होते हैं, और दूसरी बताती है कि नकाब के चलते कितना कुछ झेलना पड़ता है। ईरान में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कई शहरों में लोग सड़कों पर हैं, तोड़फोड़ हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, पुलिस और पब्लिक आमने सामने है, और सबसे बड़ी बात, लड़कियां और महिलाएं अपने बाल जला रही हैं। पर ऐसा क्यों? सीधा जवाब है हिजाब का विरोध। ईरान की बात करने से पहले अपने देश की बात कर लेते हैं। हमारे देश में सिनेरियो ऐसा नहीं है, पर हिजाब हेडलाइंस में जरूर है। राहुल गांधी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। राहुल गांधी एक बच्ची का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। इस तस्वीर का पॉलिटिकल मीनिंग कुछ खास नहीं है, पर इसकी टाइमिंग गजब की है। एक तरफ ईरान में हिजाब एक बड़ी प्रोटेस्ट का कारण है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एक छोटी बच्ची ने हिजाब पहना है। भारत में हिजाब दिसंबर 2021 में बहस का मुद्दा बना। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की 6 स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री के लिए विरोध शुरू किया। लड़कियों की बात नहीं मानी गई। फिर वो हाई कोर्ट गईं। हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की कंपलसरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं माना और सभी याचिकाएं खारिज कर दी। अब हिजाब इशू सुप्रीम कोर्ट में है और वहां लगातार बहस जारी है। केस का नाम है आयशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब बात ईरान में हो रही प्रोटेस्ट की, जिसे रेवोल्यूशन माना जा रहा है। It's a similar scene in cities across the globe. Berlin, women are also chopping off their hair. Their बाईस साल की एक लड़की, नाम महशा अमीनी, जिसने हिजाब पहनने का ड्रेस कोड ठीक से फॉलो नहीं किया था। ईरान में धार्मिक मामलों की एक अलग पुलिस है जो ये इंश्योर करती है कि लड़कियां हिजाब पहने या ठीक से पहने। इसी पुलिस ने महशा को पीटते हुए अरेस्ट किया और कस्टडी में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत हार्ट अटैक से हुई। वहीं महशा की मां ने कहा कि उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। फिर ईरान की महिलाओं ने प्रोटेस्ट शुरू किया। पहले हिजाब उतारा और फिर बाल काट कर जलाने लगी। दरअसल ईरान में हिजाब की हिस्ट्री में ही कंट्रोवर्सी है। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने हिजाब को अनिवार्य बना दिया, 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसके बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। लगभग 50 साल पहले ईरान आज की तुलना में कहीं ज्यादा मॉडर्न था। 1925 में ईरान पर पहलवी फैमिली रूल करती थी। फैमिली के पहले किंग रजा शाह अमेरिका और ब्रिटेन से काफी इंस्पायर्ड थे। उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह भी कुछ ऐसी ही सोच के थे। दोनों ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे 1936 में कश्फ ए हिजाब लेकर आए, यानी कोई लेडी हिजाब पहनती है तो पुलिस उसे उतार देगी। 1941 में और बड़ा फैसला लिया गया और महिलाओं को अपनी मर्जी से ड्रेस पहनने का राइट मिला। 63 में महिलाओं को वोटिंग का राइट भी मिला। 67 में ईरान के पर्सनल लॉ में
कई रिफॉर्म्स हुए। इक्वलिटी की बात हुई, शादी की उम्र 13 साल से 18 साल की गई। अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया। लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया गया, जिसके बाद ईरान की यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% तक हो गई। पर यह सब कुछ ज्यादा समय तक नहीं चला। शियाओं के धार्मिक नेता हुए, नाम था अयातुल्लाह खुमैनी। उन्होंने विमेन राइट्स और पहलवी फैमिली का विरोध किया। 78 में 20 लाख लोगों ने उनका समर्थन किया। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थीं। फिर 79 में पहलवी रूल खत्म हुआ और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। एक झटके में विमेन राइट्स का एक बड़ा चैप्टर ही खत्म कर दिया गया। 81 में हिजाब अनिवार्य हो गया। कॉस्मेटिक्स पर बैन लगाया गया। धार्मिक मामलों की पुलिस रेजर ब्लेड से लड़कियों की लिपस्टिक हटाने लगी। जिस फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के तहत इक्वलिटी की बात होती थी, उसे खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, शादी की उम्र 18 साल से 9 साल कर दी गई। तो ये थी ईरान हिजाब विवाद की कहानी। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं जो हिजाब के रेलेवेंस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वर्ल्ड फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने बिजनेस करने वाली मुस्लिम महिलाओं पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। सभी ने खुद का बिजनेस एम्पायर तैयार किया और सफल रहीं, पर इनमें से कोई हिजाब पहने नजर नहीं आती। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि डॉल्चे, गबाना, H&M और ज़ारा जैसी वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स की सक्सेस में मुस्लिम महिलाओं की अहम भूमिका है। नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने भारत में हिजाब कंट्रोवर्सी पर कहा था, इसे पहनकर स्कूल जाने से रोकना टेरिबल है। जबकि किसी जमाने में उन्हीं मलाला ने कहा था कि गर्मी में ये अवन जैसा हो जाता है। इवन जिस नॉर्वे से मलाला को नोबेल प्राइज मिला था, वहां के स्कूल्स और कॉलेजेस में बुर्का और हिजाब दोनों पर पाबंदी है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II बिन अल हसन हुसैन के परिवार की तस्वीरें इंटरनेट पर हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी या जॉर्डन का शाही परिवार कहा जा सकता है। 2016 में रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने इस परिवार को दुनिया का सबसे प्रभावशाली मुस्लिम माना था। एंड डू यू नो द आयरनी, पूरे परिवार की एक भी लड़की या लेडी हिजाब पहने नजर नहीं आती। और सऊदी अरब में हिजाब को लेकर किए गए रीसेंट रिफॉर्म्स के बारे में सभी जानते हैं। जुलाई 2021 में इंटरनेशनल न्यूज ग्रुप अल जजीरा में एक रिपोर्ट आई थी। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि दफ्तरों में हिजाब पर बैन लगाया जा सकता है। यूनियन ने यह फैसला पूरी तरह कंपनीज पर छोड़ा था। इतना जरूर कहा था कि बैन में कुछ बातों को ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। अब बात हिजाब शब्द की। इस्लाम में हिजाब ट्रेडिशन नहीं बल्कि प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब हिजाब को कपड़े और पहनावे शब्द से जोड़ दिया गया, तब इसके मायने बदले और बिगड़े भी। सूरे हजाब में हिजाब का तस्वुर अवरोध या रुकावट से है, हमारी आपकी भाषा में बैरियर। कुरान में भी हिजाब को प्री इस्लामिक प्रैक्टिस माना गया है। इसका मतलब क्या है? बाल या सिर सदियों से ढके जाते हैं, चाहे आदमी हो या महिलाएं। ऐसा मेनली साउथ ईस्ट एशिया में होता था, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में कपड़े के टुकड़े से सिर या बाल ढकने को हिजाब नहीं कहते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। वुमेन राइट्स के लिए काम करने वाली एक एक्टिविस्ट ने एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए कहा था। हिजाब के होने की एक और बड़ी वजह बताई जाती है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने 70s और 80s में कई मुस्लिम देशों पर मॉडर्नाइजेशन थोपना चाहा। इसके लिए लंबी दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया था। इसके जवाब में अफगानिस्तान, इराक और तुर्की समेत कई देशों की महिलाओं ने स्कार्फ या रुमाल से सिर ढकना शुरू किया, जिसे हिजाब कहा गया। यानी हिजाब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट कल्चरल रेजिस्टेंस का जरिया था, न कि कंपल्सरी रिलीजियस प्रैक्टिस। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से अब तक पूरी दुनिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट जारी है। 50s में ये काफी तेज हुआ। पूरे मूवमेंट में महिलाओं को इक्वल राइट्स की बात कही जाती है। इंटेलेक्चुअल्स का एक बड़ा सेक्शन ये भी मानता है कि अगर महिलाएं आज भी बुर्के या हिजाब में नजर आती हैं, तो उनके लिबरेशन का मतलब ही क्या है। अगर आज भी उन्हें तयशुदा पहनावे से बांधा जाए, तो उनकी सोशल पॉलिटिकल आजादी से बड़ा झूठ कोई और नहीं है।